हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में राजनीतिक सिद्धांत वाले सेशन को कंटिन्यू करते हुए, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी दोस्तों, नागरिकता वाले सेशन को इसमें ऐड करने की कर चुके हैं। नागरिकता पर एक सेशन लेकर आ चुके हैं दोस्तों। तो आइए डिस्कस करते हैं नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप के इंपॉर्टेंट पहलुओं पर। जितने भी आवश्यक पहलू है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन सब पर हम दोस्तों आज चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दे, ताकि अधिकतम स्टूडेंट भी जुड़ सके। क्लासेस थोड़ी समय से लेट चल रही है। बेसिक क्लासेस का टाइम मॉर्निंग में 11 बजे का है, लेकिन दोस्तों कुछ कारण से अभी इसके जो सेशन है कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। इस कारण से तो पीपीटी बनने में टाइम लग जाता है, इस कारण से थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे टाइम पर आने की, ठीक है ना, और आ जाएंगे जल्दी से। लगभग ज्यादा लेट नहीं हो रहा है, आधा से 1 घंटे के आसपास लेट चल रही क्लासेस, जो कि जल्दी से ही इसका टाइम मैनेज कर लेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेशन। और आज के सेशन में क्या क्या चर्चा करने वाले हैं वो सब अंदर बताते हैं आपको। सेशन के अंदर ही डायरेक्ट मूव करेंगे सेशन में। दोस्तों मैं एक बात आपको और बता दूं, यहां पर एक बात एडिशनली बता दूं कि जो भी दोस्त बीए फर्स्ट ईयर के अलावा और कई अन्य क्लासेस के भी अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो बिल्कुल निसंकोच होकर, निश्चिंत होकर के देखिए। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों हम इस सेशन में कंप्लीटली नागरिकता से संबंधित कुछ पहलुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। और पहलू कौन कौन से होंगे दोस्तों? वो पहलू है ये सामने आपके रहे। सबसे पहले हम यह बात करेंगे नागरिकता होती क्या है, तो नागरिकता का अर्थ और नागरिकता की परिभाषा किन किन विद्वानों ने दी है। ये दोनों पक्ष हमारे एक अर्थ समझने के लिए, परिभाषा एग्जाम के दृष्टिकोण से, ताकि हम उसे परिभाषित कर सके। उसके बाद में नागरिकता होती कितने प्रकार की है उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, मतलब नागरिकता प्राप्त करने के आधार कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद नागरिकता समाप्ति की बात करेंगे कि ऐसे कौन से कार्य है जिसके द्वारा नागरिकता छीनी जा सकती है। तो इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हम अपना आज का सेशन करेंगे कंप्लीट। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है दोस्तों कि अगर आप देखिए यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस सेशन के बाद में बस भारत की नागरिकता के आधार पढ़ने हैं अपनी बुक से, जो भी आपके पास में बुक है उससे, कि भारत में किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है, उसको डिटेल में पढ़ना होगा। इसके अलावा आपका एक पूरा फ्रेम बनकर के मस्तिष्क में तैयार हो जाएगा कि नागरिकता वास्तविक रूप से नागरिकता होती क्या है और इसे किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, कितने कितने प्रकार की होती है। तो यहां पर इस सेशन में लगभग हम जो है दोस्तों पूरे विश्व की नागरिकता से संबंधित चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने सेशन को। आप समझ चुके हैं कि हम आज के सेशन का हमारा सारांश क्या है। सारांश आपको पता चल चुका है। हम 4 बिंदुओं के माध्यम सेशन को कंप्लीट करेंगे। नागरिकता का अर्थ नागरिकता के अर्थ की दोस्तों चर्चा करें तो बेसिकली देखिए, ऐसे तो लगभग हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में लगभग ये बात क्लियर है कि नागरिकता एक्चुअल में क्या होती है। किसी भी देश में जो लोग रहते हैं, है ना, वो सब नागरिक होते हैं। और सामान्य रूप से माना भी यही जाता है कि जो लोग या जो व्यक्ति किसी भी राज्य में रहते हैं वो उस राज्य के नागरिक हैं। सामान्य रूप से ये मान लिया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक राज्य में तो अन्य राज्य के लोग भी रहते हैं, विदेशी लोग भी रहते हैं। तो क्या उनको भी नागरिक बोल दिया जाना चाहिए? जी नहीं दोस्तों। प्रत्येक राष्ट्र, चाहे इस विश्व का कोई सा भी देश हो, प्रत्येक राष्ट्र में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो देश होगा, माफ करना, जो नागरिक होगा, उस नागरिक को कौन सी सुविधा प्रदान की जाएगी, और जो नागरिक नहीं होगा, अर्थात टेम्परेरी समय के लिए कोई आकर राज्य में आया है, हो सकता है विजिट के लिए आया हो सकता है अपने व्यापार के लिए आया हो, काम के लिए आया हो, कोई सा भी आधार हो सकता है उसके आने का, कोई सा भी रीजन हो सकता है। तो जो विदेशी व्यक्ति है उसे कौन से अधिकार देना है? तो दैट मीन्स कि विदेशी व्यक्ति के अधिकार अलग होंगे और नागरिक के अधिकार अलग होंगे प्रत्येक राष्ट्र में। तो लगभग सभी देशों में दोस्तों ये व्यवस्था की गई है, लगभग सभी देशों में व्यवस्था की गई है कि विदेशियों को कौन से अधिकार दिए जाना चाहिए और उनमें से नागरिक को कौन से विशेष अधिकार दिए जाना चाहिए। तो दोस्तों इस मैटर में हम आगे बढ़े उससे पहले विदेशी जो शब्द है, जो विदेशी नागरिक वाला, विदेशी व्यक्ति वाला जो शब्द है, उसे समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो विदेशी व्यक्ति कौन होता है? विदेशी व्यक्ति दोस्तों कौन होता है? विदेशी व्यक्ति उस व्यक्ति को हम कहेंगे जो रहे किसी और राज्य में रहा है, लेकिन वो जो अपनी निष्ठा है, जो अपनी भावना है, वो किसी और राज्य के लिए रखता है।
समझिए दोस्तों, यहां पर जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि भारत का कोई नागरिक अमेरिका में सेटल हो चुका है या अमेरिका में व्यापार करता है, अमेरिका में रहता है, ठीक है ना। तो वास्तविक रूप से तो उसके अंदर मातृभूमि वाली जो भावना होगी, जो समर्पण होगा, वो भारत के लिए ही होगा, लेकिन रह कहां पर रहा है वो, अमेरिका में। तो इसलिए उसे अमेरिका का नागरिक नहीं कहा जा सकता। जबकि अगर अगर कोई भारत का नागरिक भारत में ही रहता है या किसी भी राज्य का नागरिक उसी राज्य में रहता है, तो उसकी वास्तविक पहचान यह है कि वो उस राज्य के प्रति अपना समर्पण रखेगा, अपनी निष्ठा रखेगा, अपनी भावनाओं को रखेगा। क्लियर है ना। तो यहां पर ये छोटा सा यही डिफरेंस है विदेशी में और नागरिक में। इसलिए दोस्तों, इसीलिए विदेशी व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते। याद रखिएगा, कौन से अधिकार? राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते। राजनीतिक अधिकार कौन से होते हैं? मैंने आपको लास्ट सेशन में पढ़ाया था अधिकार वाले सीरीज में। राजनीतिक अधिकार अर्थात कि मत देने का अधिकार, है ना, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक स्थान प्राप्त करने का अधिकार। तो इस प्रकार के कुछ अधिकारों से इनको वंचित कर दिया जाता है। बाकी के जो सामान्य अधिकार होते हैं, जैसे कि जीने का अधिकार, सामान्य जो नागरिक अधिकार होते हैं, वो उनमें से भी कुछ अधिकार छोड़ करके बाकी सभी अधिकार इनको दिए जाते हैं। इतना क्लियर हुआ है दोस्तों? इतना क्लियर है ना यहां तक का? तो नागरिकता का ये इतना सा डिफरेंस समझ लीजिए। अब सिंपल शब्दों में सुनिए इसको। नागरिक हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो जिस राज्य में रह रहा है उस राज्य के प्रति निष्ठा रखता हो और जिसे राज्य के द्वारा सभी अधिकार प्रदान किए गए हो, सभी महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हो, उस व्यक्ति को ही हम नागरिक कहेंगे। क्लियर है? यहां पर विदेशी व्यक्ति को कुछ अधिकार, कुछ विशेष अधिकार प्रदान नहीं किए जाते। उन विशेष अधिकारों में कौन से जाएंगे दोस्तों? कुछ मूल अधिकार नहीं दिए जाएंगे, राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। तो इस प्रकार के कुछ अधिकारों से उसे वंचित रखा जाता है। यहां तक का क्लियर है दोस्तों? अगर ये क्लियर है तो चलिए जल्दी से अब इनकी परिभाषाओं पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि परिभाषा कौन कौन विद्वानों ने इनकी दी है। तो दोस्तों, अरस्तु ने कहा है कि वो हर एक व्यक्ति जो राज्य के न्याय प्रशासन में उसके पदों को प्राप्त करने के लिए भाग लेता है। क्या कहा अरस्तु ने? अरस्तु ने कहा था कि वो हर एक व्यक्ति उस राज्य का नागरिक होगा जो उसके न्याय प्रशासन में भाग लेने के काबिल हो, अर्थात भाग लेने की योग्यता रखता हो। समझिए, यहां पर से परिभाषा का अर्थ समझिए दोस्तों। तो वो प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य के न्याय प्रशासन में भाग लेने के योग्य होगा वही नागरिक होगा। इसके अलावा एक परिभाषा श्रीनिवास शास्त्री द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है कि नागरिक वह है जो एक राज्य का सदस्य हो तथा जो स्वयं अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए राज्य के उच्चतम विकास के लिए प्रयत्नशील रहता हो, उस व्यक्ति को हम यहां नागरिक कहेंगे। आई होप क्लियर होगा। अर्थ और परिभाषा नागरिकता की क्लियर होनी चाहिए। एकदम व्यवहारिक रूप से समझते चलिए दोस्तों। डाटा आपको किस प्रकार से लिखना है, किस लैंग्वेज में लिखना है, आसान भाषा में लैंग्वेज को दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, आपको दिया गया है। इस लैंग्वेज से बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये डाटा सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। कहीं गूगल या कहीं बुक को खंगोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका टॉपिक नागरिकता है तो यहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। डाटा सफिशिएंट है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। तो अर्थ और परिभाषा आई होप की पूरी क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब मूव करते हैं हम आगे और अब देखेंगे कि नागरिकता एक्चुअल में कितने प्रकार की होती है। चलिए आइए प्रकारों पर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रकारों की अगर बात करें तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो वैसे तो मुख्य रूप से नागरिकता जो होती है दोस्तों दो ही प्रकार की होती है। एक जन्म के आधार पर और एक देशीकरण के आधार पर। किस किस आधार की होती है दोस्तों? एक जन्म आधार। यार देखिए, आप कहीं नागरिक बनते हो, कहीं पर भी किसी भी राष्ट्र में जाकर करके वहां नागरिकता प्राप्त करते हो, या आपको या भारत में रहते हुए भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो किन आधारों पर होगी? आप दो ही आधार होंगे ना आपके। एक तो आपको जन्म से नागरिकता मिली, जैसे जन्म हुआ वही नागरिकता मिल गई। दूसरा, आपने कहीं जाकर के नागरिकता प्राप्त की है। अब बताइए क्या इसका तीसरा कोई पहलू हो सकता है? अगर हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, देखता हूं मैं, है ना। तो संभव नहीं है कि इसका तीसरा पहलू कोई होगा नहीं, क्योंकि या तो आप जब जन्म हुए तो आपको वही नागरिकता प्राप्त हो गई, नागरिकता मिल गई, लेकिन कुछ पहलू ऐसे होंगे जिसमें आप नागरिकता जो है
नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं या नागरिकता प्राप्त किसी अन्य आधार पर नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो वो दो ही आधार होंगे, या तो जन्म के आधार पर या देशीकरण के आधार पर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े दोस्तों। आइए, प्रकारों में जन्म के आधार पर और देशीकरण के आधार पर, अब इनको आसानी से थोड़ा सिंपल तरीके से समझते चलिए, एकदम क्लियर हो जाएगा ये, इसमें कोई डाउट नहीं बचेगा दोस्तों। एकदम सिंपल मैटर है यार, कुछ भी ऐसा नहीं है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक करके जन्म के आधार पर नागरिकता। तो जन्म के आधार पर नागरिकता जो होती है, इसके भी दो रूप होते हैं जन्म के आधार पर, बिल्कुल होंगे ना। कैसे? देखिए, एक तो वो रूप होगा जिसमें कि कोई बालक है जिसका जन्म मान लेते हैं कि अमेरिका में हुआ है, ठीक है ना, अमेरिका में हुआ है, लेकिन जो पेरेंट्स है मान लेते हैं कि भारत के कोई पेरेंट्स थे, वो घूमने के लिए गए थे, विजिट वीजा पर गए थे। कहां पर गए? अमेरिका। अब अमेरिका में बच्चे का जन्म हुआ, तो उसे बताइए नागरिकता कहां की प्राप्त होगी? तो एक आधार हम मान लेते हैं कि जहां के माता पिता है उसे वहीं की नागरिकता मिलेगी, चाहे उसका जन्म कहीं पर भी हुआ हो। जैसे माता पिता कहां के थे? भारत के, तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। एक आधार तो ये हो जाता है ना। तो अधिकतम देशों में यही व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ देशों में इसकी उल्टी व्यवस्था भी की गई है। इसको एकदम उल्टा कर दीजिए। कैसे? बच्चे का जहां जन्म हुआ है उसकी नागरिकता वहीं की होगी, चाहे उसके पेरेंट्स कहीं के भी हो। जैसे भारत के एक पेयर अर्थात पेरेंट्स विजिट पर गए थे अमेरिका, वहां बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चे का जन्म कहां हुआ? अमेरिका में, इसलिए उसको नागरिकता कहां की मिलेगी? अमेरिका की, ठीक है ना, चाहे उसके माता पिता कहीं से भी हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके सिर्फ दो ही आधार हैं, बस ये दो, जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के ये दो आधार होते हैं। क्लियर है? दोनों आधार, बस एक एग्जाम्पल को समझ लिया आपने तो आपका ये दोनों आधार क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बच्चे का जहां जन्म होता है वहां की नागरिकता उसे प्राप्त हो जाएगी, चाहे उनके माता पिता कहीं से बिलोंग करते हो, कहीं किसी भी राष्ट्र के नागरिक हो। और दूसरा आधार इसका कि बच्चे का जन्म चाहे कहीं भी हो, जहां की नागरिकता उसके माता पिता को प्राप्त है उसे वहीं की नागरिकता मिलेगी। बस ये दो आधार होते हैं, दोनों आधार यहां पर दिए गए हैं। दोनों आधार के नाम याद रख लीजिए दोस्तों। एक जो पहले आधार की हम बात कर रहे हैं जिसमें बच्चे का जन्म चाहे कहीं भी हो, माता पिता की नागरिकता जहां की है उसे वहीं की नागरिकता प्राप्त होगी, उसे हम कहेंगे रक्त संबंध या वंश का सिद्धांत। रक्त या वंश का सिद्धांत समझ आ रहा है ना? रक्त या वंश का सिद्धांत। तो रक्त या वंश के सिद्धांत के अंतर्गत बच्चे को वहीं की नागरिकता प्राप्त होगी जहां के नागरिक उसके माता पिता है। और जन्म का सिद्धांत के अंतर्गत कुछ राष्ट्र जन्म के सिद्धांत को भी अप्लाई करते हैं। तो उन देशों में अगर कोई घूमने भी जाता है और वहां बच्चे का जन्म हो जाता है तो वो वहीं का नागरिक बन जाता है बच्चा, मतलब वहां की नागरिकता से प्राप्त हो जाती है, माता पिता चाहे फिर किसी भी राज्य के हो। क्लियर हुआ? दोनों सिद्धांतों को नाम याद रख लीजिएगा, रक्त या वंश का सिद्धांत और दूसरा है जन्म स्थान का सिद्धांत। आई होप क्लियर होगा दोस्तों यहां तक का, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम इसका दूसरा पहलू माफ करना, देशीकरण के द्वारा नागरिकता। इसका दूसरा प्रकार देशीकरण के द्वारा नागरिकता। क्लियर है दोस्तों? यार थोड़े संख्या बहुत कम है चैनल पर, जल्दी से यार वीडियो पर थोड़ा बढ़ाइए, इसको शेयर कीजिए। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त। अब देशीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है? सिंपल सा फंडा है। देखिए, देशीकरण के द्वारा मतलब ये एक कानूनी प्रक्रिया है। अब जो जन्म के आधार पर नागरिकता मिल रही थी बच्चे को, तो वो तो कोई जो है विशेष करके वो कोई कानूनी प्रक्रिया तो थी नहीं। भाई जन्म लेना कोई कानूनी प्रक्रिया होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन देशीकरण के द्वारा मतलब कि आप आवेदन कर रहे हैं, सिंपल शब्दों में आप आवेदन कर रहे हैं किसी भी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, उसे हम देशीकरण की नागरिकता कहेंगे। जैसे कि आप अमेरिका या इंग्लैंड की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो एक कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, उसकी कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करते हुए जो है वहां की नागरिकता आप आवेदन करके प्राप्त
कर सकते हैं। अब हर एक देश के, प्रत्येक देश के कुछ अपनी विशेष शर्तें होती है, कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को पूरा करने के बाद ही आप जो है आवेदन प्रकार की, जो आवेदन करके जिस प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, इस प्रक्रिया को आप फॉलो इजीली कर सकते हो। लेकिन वहां हर एक देश के अपने अपने रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करना होता है। जैसे भारत में भी ये व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति देशीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है, तो लेकिन भारत में भी अपने एक स्पेशल कुछ शर्तें रखी गई है, कुछ नियम रखे गए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उन शर्तों को पूरा कर देता है, उन नियमों को फॉलो करता है, तो वो व्यक्ति आवेदन के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। क्लियर है? तो देशीकरण एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित शर्तें पूरी कर लेने पर व्यक्ति को उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। लगभग सभी देशों में, याद रखिएगा, लगभग सभी देशों में इस प्रक्रिया को अपनाया गया है, जिसमें व्यक्ति को आवेदन करना होता है नागरिकता प्राप्त करने के लिए। और इसकी कुछ शर्तें, आवश्यक कुछ जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं वो कुछ इस प्रकार से रहती है दोस्तों। वैसे तो हर देश की शर्तें अपनी अलग अलग होती है, लेकिन कुछ शर्तें जो सामान्य शर्तें हैं वो इस प्रकार की है कि सब सामान्य शर्तें मतलब जो लगभग सभी देश अपनाते हैं इन शर्तों को। इसके अलावा प्रत्येक देश की अपनी स्पेशल शर्तें अलग ही होती है, याद रखिएगा। तो ये कॉमन शर्तें हैं। पहली ये है कि अगर वो किसी अन्य राज्य की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो जिस राज्य का अभी प्रेजेंट में नागरिक है उसे त्यागना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि नए राज्य के प्रति उसे राज्य भक्ति या फिर निष्ठा का परिचय देना होगा, उसकी शपथ लेनी होगी। तीसरा है कि जिस राज्य की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उस राज्य के संविधान के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, उसमें विश्वास रखना चाहिए। चौथा होगा नए राज्य में जो राज्य के संविधान या कानून ने जितनी अवधि निर्धारित की है उस अवधि तक उस राज्य में नागरिकता से पहले वो निवास कर चुका हो। याद रखिएगा, चौथे पॉइंट का मतलब यही हुआ कि प्रत्येक देश में यह व्यवस्था की गई है, लगभग प्रत्येक देश में, कि अगर कोई आवेदन के द्वारा यहां की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए इस देश में उसे कितना समय आवेदन से पहले रुकना चाहिए। क्लियर है ना? तो अगर उतना समय वो रुका है तो उसे नागरिकता दी जा सकती है आवेदन के माध्यम से। और लास्ट है दोस्तों कि व्यक्ति के पास आजीविका के साधन होना चाहिए। उस राज्य में, जिस राज्य की वो नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उस राज्य में उसके पास में आजीविका कमाने के साधन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इस कंट्री में आकर नागरिकता लेकर के हमारे ऊपर भी बोझ बन जाए, तो बोझ किसी को पसंद नहीं होता है। इसीलिए ये कुछ आवश्यक शर्तें, ये 5 शर्तें हैं दोस्तों। इन 5 शर्तों को, ये सामान्य कॉमन है जो लगभग सभी देश अपनाते हैं, ठीक है ना। मैं स्पेशल किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे लगभग विश्व के सभी देशों के माध्यम से इस प्रकार की प्रक्रिया देशीकरण की नागरिकता के तहत अपनाई जाती है। यहां तक का क्लियर है दोस्तों? क्लियर है ना? चलिए, तो अब हम बात करेंगे आधारों पर कि नागरिकता किन आधारों पर प्राप्त की जा सकती है। इस नागरिकता प्राप्त करने के आधार क्या क्या होते हैं, किन किन आधारों पर नागरिकता प्राप्त। अभी हमने क्या बात की है? नागरिकता के प्रकार, 2 प्रकार, ठीक है ना। जन्म के आधार पर और देशीकरण के आधार पर। जन्म के आधार में हमने 2 आधार देखे थे और देशीकरण के आधार पर एक ही है, आवेदन के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। उसकी कुछ आवश्यक शर्तें हैं, उन आवश्यक शर्तें जो कि कॉमन शर्तें हैं लगभग सभी देशों वाली, उनको आपको याद रखना, 5 शर्तों को। क्लियर? आगे बढ़े। आगे है नागरिकता प्राप्त करने के आधार। नागरिकता किस किस प्रकार से या किस किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है उसकी चर्चा करें तो दोस्तों कुछ आधार हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विवाह। विवाह के माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दूसरा है निश्चित निवास, निश्चित समय तक रहकर के भी वो उस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। शासकीय सेवा, किसी अन्य राज्य की शासकीय सेवा ज्वाइन करके। संपत्ति खरीद कर किसी अन्य राज्य को युद्ध के माध्यम से जीत कर, या दोबारा नागरिकता की प्राप्ति के लिए आवेदन करके। ये 6 आधार हैं। इन 6 आधारों पर दोस्तों, माफ करना सूर्य, एक लास्ट बचा गोद लेने, तो ये 7 आधार है। 7 आधार, इन 7 ही आधारों को चलिए विशेष विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं, इनको पूरा व्यवहारिक रूप से, कि ये वास्तविक रूप से किस किस प्रकार से नागरिकता किसी अन्य देश की प्राप्त की जा सकती है। 7 आधार हमने देखे। 7 आधार में सबसे पहला कौन सा था? विवाह का। एकदम सामान्य शब्दों में समझिए इसको, विवाह का। विवाह में दरअसल क्या होता है दोस्तों कि लगभग इस विश्व के लगभग सभी देशों ने, या कहें कि मैक्सिमम, अधिकतम देशों ने ये अपने देशों में ये व्यवस्था कर रखी है कि अगर उस देश की स्त्री किसी अन्य देश के पुरुष से विवाह कर लेती है
तो उस स्त्री की नागरिकता उस राज्य से समाप्त हो जाएगी और उसे अपने पति के राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। समझ आया? क्लियर है ना? तो इसीलिए कहा गया है कि विवाह के माध्यम से भी कोई स्त्री अन्य राज्य की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। क्लियर है? तो अधिकतम देशों में यही व्यवस्था है दोस्तों, जैसे कि भारत में भी लगभग इसी व्यवस्था को फॉलो किया जाता है कि अगर भारत की कोई लड़की, कोई स्त्री किसी अन्य राज्य देश के पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसकी नागरिकता, उस स्त्री की नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए अगला है निश्चित निवास। तो दोस्तों निश्चित निवास जो है ये व्यवस्था भी लगभग सभी देश अपनाते हैं इसको भी, और इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति अगर लंबे समय से किसी राज्य में रह रहा है, भले उसके पास वहां नागरिकता नहीं है, लेकिन लंबे समय से वहां निवास करता है, अपने कार्य करता है, कारोबार करता है, अपनी रोजी रोटी कमाता है, किसी अन्य राज्य में लंबे समय से रह रहा है, तो वो व्यक्ति उस राज्य में आवेदन के माध्यम से वहां की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। काय के माध्यम से? आवेदन के माध्यम से, आवेदन देकर के नागरिकता की मांग कर सकता है। क्लियर? इसके बाद में शासकीय सेवा। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य की या किसी अन्य देश की शासकीय सेवा ज्वाइन कर लेता है तो दोस्तों उसे भी उस राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो ये जो है अधिकतम देशों ने जिन आधारों को बना रखा अपनी नागरिकता देने के लिए, हम उन आधारों पर चर्चा कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो अधिकतम राज्यों में, अधिकतम देशों में ये व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट है, अगला है संपत्ति खरीदना। तो दोस्तों लेटिन अमेरिका के कुछ देश ऐसे हैं जहां पर यह व्यवस्था की गई है नागरिकता के लिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वहां के उन देशों की कुछ भी अगर प्रॉपर्टी खरीद लेता है, जमीन खरीद लेता है, तो वो वहां का नागरिक बन जाता है, उसे वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना? ये भी क्लियर होगा। एकदम सिंपल शब्दों में समझते चलिए दोस्तों, इसमें कुछ भी लोड नहीं लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको सारे प्रकार याद होने चाहिए, सारे आधार याद होना चाहिए। जो 7 आधार हम देख रहे हैं ना, 7 आधार, बस उनका अर्थ तो ये मान लीजिए कि आपको चुटकियों में याद होगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार। विजय, अब ये देखिए विजय का मतलब क्या हुआ कि जब कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र को विजय कर लेता है, जीत लेता है, युद्ध के माध्यम से जीत लेता है, तो या पूरे राष्ट्र को जीतने की अपेक्षा उस देश के कुछ हिस्से को जीत लेता है, और वो हिस्सा जब उस देश में मिलता है, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, अगर हम जो जम्मू कश्मीर की दोस्तों अगर बात करें, तो जो कश्मीर हमारा पाकिस्तान के पास में अभी है, अगर हम उस पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर को जो है जीत ले और उसे जो है जीतने के बाद में हम भारत में मिला लें, तो उस कश्मीर के उस हिस्से में जितने भी नागरिक रह रहे हैं, जो निवास कर रहे हैं, उन नागरिकों को अपने आप ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। समझ आया ना? तो इसका मतलब यही है कि कोई भी राष्ट्र अगर किसी अन्य राष्ट्र के किसी भी भाग को अगर जीत लेता है, तो उस भाग में जो नागरिक निवास करते हैं, उन नागरिकों को उस देश की जो है नागरिकता मिल जाएगी जिसने उसको जीता है। या फिर इसका एक पक्ष ये भी है कि अगर कोई देश अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से अगर अपने देश का कुछ भाग, कुछ हिस्सा अगर किसी अन्य देश को सौंप देता है, दे देता है, तो भी उस हिस्से के नागरिकों को उस देश की नागरिकता अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। यहां पर कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलिए अगला है दोबारा नागरिकता की प्राप्ति। दोबारा फिर से कोई व्यक्ति है जिसने किसी अन्य राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली थी और जहां का वो नागरिक था उसने वो नागरिकता छोड़ दी, ठीक है ना, लेकिन कुछ समय बाद में वो फिर से आवेदन करता है कि नहीं, मुझे तो बस जम नहीं रहा है, मुझे वापस इसी देश की नागरिकता चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि भारत का कोई नागरिक है, चला जाता है, अमेरिका का नागरिक बन गया, अब अमेरिका में उसको नहीं जमा, ठीक है, अब वो वापस 2-4 साल बाद वापस आता है और बोलता है कि नहीं, मुझे तो भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसकी भी एक पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करेगा, वापस से भारत का नागरिक वो बन सकता है। क्लियर है? इसके बाद गोद लेना दोस्तों सिंपल कंसेप्ट है, गोद लेने वाला भी सिंपल कंसेप्ट है कि अगर जैसे भारत के कोई पेरेंट्स है, अगर किसी बच्चे को, किसी विदेशी बच्चे को गोद ले लेते हैं, या मान लेते हैं कि अमेरिका या ब्रिटेन के कोई पेरेंट्स है, भारत के किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, तो वो बच्चा वहां का नागरिक बन जाएगा।
कहाँ का नागरिक बन जाएगा? जहां के उसके धर्म माता पिता जिन्होंने उसको गोद लिया है, जहां की नागरिकता उनको प्राप्त है, वहां का नागरिक वो बच्चा भी बन जाएगा। ठीक है ना? तो दोस्तों ये इस प्रकार से हमारे ये पूरे 7 आधार, यार मैं भी कंफ्यूज हो गया था इस 5 नंबर को देख करके, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ये 7 है, ठीक है ना, 5 है ना। तो ये 7 पूरे पक्ष हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, सातों पक्ष जिसके माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जो नागरिकता के आधार है, लगभग पूरे विश्व के लगभग सभी देशों में इस प्रकार से ही नागरिकता प्रदान की जाती है। क्लियर है ना दोस्तों? आधार क्लियर है। चलिए अब हमने बात कर ली है नागरिकता के अर्थ की, नागरिकता की परिभाषाओं को भी समझ लिया, नागरिकता के प्रकार भी समझ लिए, उसके बाद हमने नागरिकता के आधार भी समझ लिए। अब इतने बिंदुओं को क्लियर करने के बाद में हमें इतना तो समझ आ चुकी है कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है ना। किसी भी अन्य राष्ट्र में अगर नागरिकता प्राप्त करनी है तो किस प्रकार से की जाएगी, लेकिन इसको संपूर्ण मत समझिए, ये आपके बीए के सिलेबस के अनुसार है, इसलिए मैंने आपको इतना बताया है। एक कॉमन सी थ्योरी बताई है, कॉमन सी थ्योरी, नागरिकता की एक कॉमन थ्योरी बताई है जो लगभग पूरा विश्व अपनाता है, लगभग, है ना, लगभग पूरा विश्व अपनाता है। लेकिन अगर आपको यह जानना है कि भारत में नागरिकता किस प्रकार से प्रदान की जाती है, तो उसके लिए आपको विशेष रूप से भारत की नागरिकता वाला टॉपिक पढ़ना होगा। उसमें सिर्फ भारत की चर्चा की जाएगी और वो पूरा एक डिटेल में उसकी क्लासेस होगी, या डिटेल में पूरा एक पूरा टॉपिक होगा। तो उसको अब पर्टिकुलर देश, जितने भी अलग अलग देश है दोस्तों, सभी देशों ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं अलग से करके रखी हुई है, अपनी अलग अलग पॉलिसी बना के रखी है, ठीक है ना। तो हर देश अपनी पॉलिसी के अनुसार ही किसी अन्य व्यक्ति को अपने देश की नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है ना। तो इस भ्रम में मत रहिए कि जो आपने यहां पढ़ा है ये किसी एक देश का नहीं दोस्तों, ये सभी देशों की कॉमन थ्योरी है, नागरिकता की कॉमन थ्योरी है। और स्टार्टिंग में मैंने आपसे इसीलिए बोला था कि नागरिकता को लेकर के एक फ्रेम आपकी बन जाएगी, आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि वास्तविक रूप से नागरिकता क्या होती है और नागरिकता प्रकार होते कितने हैं, नागरिकता के आधार क्या क्या हो सकते हैं, और लगभग विश्व के सभी देश किस प्रकार के आधार को अपनाते हैं। अब इसी कॉमन थ्योरी के अंदर एक पहलू और बच जाता है, वो ये बच जाता है कि अभी तक आपने नागरिकता तो प्राप्त कर ली, लेकिन इस पर तो चर्चा की नहीं कि नागरिकता समाप्त भी तो हो सकती है ना भाई, किसी व्यक्ति से उसकी नागरिकता छीनी भी तो जा सकती है। तो वो नागरिकता समाप्त होने के कितने तरीके हैं, किस किस तरीके से नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो व्यक्ति को कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे अगर वो ना चाहे कि उसकी नागरिकता समाप्त हो तो कौन कौन से ध्यान उसको रखना पड़ेगा कि उसकी नागरिकता छीनी ना जा सके। तो नागरिकता समाप्त करने के भी कुछ आधार है दोस्तों, तो उन आधारों में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नागरिकता का त्याग, ये तो कॉमन है भाई, आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेने की इच्छा रखते हो तो आपको उस जिस देश के नागरिक हो आप, उस देश की नागरिकता आपको त्यागनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो नागरिकता त्यागने के लिए उस व्यक्ति के द्वारा अपनी इच्छा से आवेदन करना होता है सरकार को, गवर्नमेंट को, कि साहब मैं इस देश की नागरिकता त्यागना चाहता हूं, तो लगभग उसको जो है अनुमति मिल जाती है। क्लियर है? तो इस आवेदन के माध्यम से भी अपनी इच्छा से, स्वयं इच्छा से नागरिकता त्याग सकता है कोई भी व्यक्ति। इसके अलावा विवाह जो हमने अंदर पढ़ा था भाई, एक स्त्री किसी अन्य पुरुष, किसी अन्य देश के पुरुष से विवाह करती है तो उस स्त्री की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है उस राज्य से। क्लियर है ना। तो इसलिए कहा गया है कि विवाह भी नागरिकता समाप्ति का एक आधार है, एक आधार है। इसमें आपको कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, बस विवाह कर लीजिए, उस देश में चले जाइए, वहां की नागरिकता आपको प्राप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिक यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो जब एक देश की महिला किसी दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर लेती है तो वह स्त्री अपने पहले वाले देश की नागरिकता खो देती है, समाप्त हो जाती है उसकी। क्लियर है ना। अगला है विदेशों से सम्मान प्राप्ति, विदेश सम्मान प्राप्ति। तो दोस्तों अधिकतम देशों में, जैसे कि भारत में भी ये व्यवस्था की गई है कि विदेशों से सम्मान अगर आपने बिना सरकार की अनुमति के ले लिया, बिना सरकार की अनुमति के ले लिया, चाहे वो सार्वजनिक पद हो, चाहे वो कोई विशेष सम्मान हो, तो आपकी नागरिकता को खतरा है वहां पर। भारत में भी बिल्कुल इसी प्रकार की व्यवस्था है कि भारत का भी कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी व्यक्ति से या विदेशी राज्य से, किसी भी राज्य से जो है वो सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है ना, सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता बिना सरकार की अनुमति के। और अगर किसी व्यक्ति ने विदेशी व्यक्ति से या विदेशी किसी अन्य राज्य से, सरकार से अगर सम्मान प्राप्त कर लिया तो उसकी नागरिकता को पूरा 100% खतरा है, उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। क्लियर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, शासकीय सेवा, सरकारी सेवा आप प्राप्त नहीं कर सकते किसी अन्य देश की, और किसी अन्य देश से आप सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते, इससे आपकी नागरिकता को खतरा हो सकता है।
क्लियर है? तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से इसके कुछ आधार, ये 5 आधार हैं, 5 आधार है इसके, है ना। और एक है आपका लंबे समय तक अनुपस्थित रहना, पांचवा है, चौथा है आपका लंबे समय तक अनुपस्थित रहना। अगर आप सरकार की बिना अनुमति के अपने देश से बहुत ज्यादा लंबे समय तक अनुपस्थित रहते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त मान ली जाती है। पांचवा है देशद्रोह या सेना से भागना। अगर आप देशद्रोह करते हो, अगर कोई आप ऐसी गतिविधि करते हो जिससे आपके खिलाफ देशद्रोह का कानून, देशद्रोह का केस चलाया जा सकता हो, देशद्रोह को लेकर एक्टिविटी हो सकती है, तो भी आपकी नागरिकता खतरे में है। इसके अलावा अगर कोई सेना अधिकारी सेना से भाग जाता है युद्ध के समय में, या किसी अन्य तरीके से भी बिना युद्ध के भी अगर सेना छोड़कर भागता है, तो भी उसके खिलाफ जो है इस प्रकार की एक्ट या एक्शन ली जा सकती है, उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने इसके चारों पहलुओं पर पूरे विस्तार से चर्चा करने का प्रयास किया है। मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपको बिल्कुल सेशन बिल्कुल सही दिशा में अग्रसर हो रहा है, बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है या नहीं, जो आपको आवश्यकता है मैं आपको वो प्रोवाइड कर पा रहा हूं या नहीं। गलतियां सबसे होती है दोस्तों, गलतियां, है ना, गलतियां सबसे होती है। कल मुझे एक सेशन की बहुत अच्छी बात लगी कि वहां पर नाम, एक मिनट देखना पड़ेगा, नाम था दोस्तों, एक स्टूडेंट है, कल सेशन चल रहा था अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर, तो वहां पर पीपीटी में मिसप्रिंट के कारण से जो है यूएनओ की स्थापना की जो डेट थी वो पुरानी डेट ले ली गई थी, उसकी माफ करना, वो सदस्यों की संख्या जो है पुरानी ले ली गई थी। तो वहां पर रुचिका ने मुझे अपडेट करवाया। दोस्तों जब आप इस तरह की एक्टिविटी करते हो ना चैनल पर, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है कि यार आप पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, जितनी ईमानदारी से मैं आप लोगों की मेहनत करके और इस तरह के पसीना बहा करके जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं ना, तो मुझे लगता है कि यार नहीं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर मुझे एतराज नहीं होता इन चीजों से, बड़ी अच्छा लगता, खुशी मिलती है कि यार जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उससे ज्यादा मेहनत आप लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं पूरी ईमानदारी से। अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं तो ये मेहनत तो कुछ भी नहीं, इससे भी कई गुना ज्यादा करने को मैं तैयार हूं। तो आप इतने एक्टिव रहिए, है ना। कल के सेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है मुझे कुछ मिसप्रिंट था या कुछ गलतियां थी, आप गलतियों को उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं। उससे क्या होता है दोस्तों कि वो गलती वहीं पर ही ठीक हो जाती है ना। अब आपको पता था, आपने बताया, या फिर आपने कुछ भी किया, आप कैसे भी करके पता लगा, आपने हैंड टू हैंड बताया, उससे क्या हुआ कि अन्य जो स्टूडेंट है उनकी भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, है ना। नहीं तो क्या होता कि इस फ्लो में हमने पढ़ा दिया, अब आगे चल करके हो सकता है कि 2 महीने बाद या 4 महीने बाद कमेंट आती, तो फिर हमें वापस से वो सेशन देखना पड़ता, हमने गलती कहां पर की थी, फिर गलती पकड़ के और एक एक स्टूडेंट को क्लियर करते, जब कमेंट आती उसको क्लियर करना पड़ता। ठीक है ना। तो अब ये यहीं पर गलती पकड़ा चुकी है, अब ये ऐसे ही क्लियर हो जाएगा पूरा। तो दोस्तों थोड़ा सजग रहिए, सतर्क रहिए। जो डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जरूरी नहीं है कि 100% वो बिल्कुल सटीक हो, कहीं ना कहीं पर हो सकता है कोई छोटी सी माइनर सी मिस्टेक हो गई हो, गलती हो गई हो, तो थोड़ा अगर आप जागृत रहेंगे ना तो हो सकता है उस गलती को आप लोग पकड़ ले। वैसे तो देखिए दोस्तों, हमारा 100% प्रयास तो यही होता है कि कोई गलती ना हो, आप लोग जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, गलती ना हो। लेकिन फिर भी मनुष्य है, और मनुष्य को कहा जाता है कि इंसान गलतियों का एक पुतला होता है ना। अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो समझ लीजिए वो इंसान नहीं है। याद रखिएगा, गलती करने वाला ही इंसान होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना। तो अगर कोई इंसान गलती नहीं कर रहा है ना, तो वो 2 व्यक्ति हो सकते हैं, या तो वो पागल हो सकता है या फिर वो भगवान हो सकता है। याद रखिएगा, इसलिए ना हम पागल है और ना भगवान है। ठीक है। तो हम गलती करना हमारा अधिकार भी है, लेकिन वो अधिकार आपके लिए जो है अभिशाप नहीं बनेगा, निश्चिंत रहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सतर्क होकर के, जहां पर भी आप जो भी पढ़ते हैं ना, पुस्तक का बोल रहा हूं दोस्तों, कभी कभी पुस्तक में भी मिस्टेक हो जाती है, वहां पर भी मिसप्रिंट हो जाता है। तो इतना कुछ करते हैं तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो उस गलती को आप लोग पकड़िए और हैंड टू हैंड बताइए। कहीं पर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, जब आप हमको कमेंट करते हैं तो हम उस पर भी फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, है ना। चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। और अगला सेशन दोस्तों हमारा, अभी तो देखिए इस सीरीज में अगला सेशन लोकतंत्र के विचार का होगा, जो कि 5वीं यूनिट पर अब हम मूव करेंगे। ठीक है ना। और अभी इवनिंग में 6 बजे होगा एक सेशन सेकेंड ईयर का, इवनिंग में 6 बजे, और नाइट में रात में 9 बजे होगा थर्ड ईयर का, वही अंतरराष्ट्रीय पॉलिटी पर, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर। ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी टाइम हमारा डिसाइड है, मॉर्निंग का आपका फर्स्ट ईयर वालों का रहता है, इवनिंग में सेकेंड ईयर वालों का, और नाइट में रहता है थर्ड ईयर वालों का।
क्लियर है। तो इस बीच में अगर कभी क्लासेस आती भी है दोस्तों, तो फर्स्ट और सेकंड ईयर के बीच में कभी भी आपको दोपहर के टाइम पे मिल सकती है। उसका नोटिफिकेशन लगभग 1 घंटे पहले आप लोगों को मिल जाएगा अगर ऐसी कोई क्लासेस होगी तो, ठीक है ना। वो बाकी सारी जानकारी आपको कहां से मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ऐड हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको पहले नोटिफिकेशन वहां पर मिल ही जाता है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।